अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां तहरीक इंसाफ से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी निकल आई है, क्या वहीं PDM इत्तेहाद भी आइंदा इलेक्शन में अपने अपने हिस्से की लालच में रास्ते जुदा करने जा रहे हैं? हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में सिर्फ 9 हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसके बाद फिर देखेंगे तू कौन मैं कौन। इलेक्शन का नकारा बजते ही आज के दस्ते रास्त कल दस्तों गिरबान होते नज़र आ रहे हैं। जोड़ तोड़ की बात करें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तेज़ी से सियासी शख्सियात और इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाने के मिशन पर है। साबिक सदर आसिफ जरदारी के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में है। सियासी शख्सियात से मुलाकातों और इनकी पार्टी में शमूलियत का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। उधर JKT की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मंशूर सामने तो नहीं आया, ना पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास अभी तक रजिस्टर्ड हुई है, मगर PTI के जो बागी लीडर छोड़ने वाले लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि जो लोग शामिल हो रहे हैं वो खुश नहीं हैं और वो वापस तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं। लग रहा ऐसे रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जैसी यही पार्टी किंग्स पार्टी है। सवाल उठ रहा है कि नवाज शरीफ की तरह जहांगीर तरीन भी नाअहली के रेड सर्कल में है। ऐसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी और आइंदा इलेक्शन में मुस्तकबिल क्या हो सकता है। यहाँ एक और सवाल भी उठता है कि इस पार्टी में जितने लीडर्स हैं क्या उतने वोटर्स और सपोर्टर्स भी हैं या नहीं। वहीं पर जहांगीर तरीन की अचानक लंदन रवानगी पर भी सवाल उठ रहा है कि अचानक से वो लंदन दौरे पर चले गए हैं। क्या कोई सियासी एजेंडा है इलेक्शन से पहले? फिर इलेक्शन से पहले सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी सामने आ रही हैं। देखना यह है कि जहांगीर तरीन की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाती है, ये मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करती है, या फिर इलेक्शन में अपने बलबूते पर अपनी किस्मत आजमाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ खुद को जोड़ तोड़ की सियासत से अलग रखा हुआ है, बल्कि आइंदा इलेक्शन में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट न करने का ऐलान किया है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी हवाले से उन्होंने क्या बात की, जरा देखिए। हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर रहे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे, और जहां तक पंजाब का तल्लक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के लुत्फ करम से मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग की क़यादत को पंजाब के लोग जिस तरह जानते और जो अमल जो डिलीवर करती आई है मुस्लिम लीग की क़यादत, उससे वाकिफ हैं, उसके अमल से वाकिफ हैं, इसलिए पंजाब में तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। नाजरीन, मियां जावेद लतीफ़ का ये कॉन्फिडेंस से भरपूर ये दावा पाकिस्तान की रिवायती सियासत से थोड़ा हट के नज़र आ रहा है, जिसमें एतमाद भी नज़र आ रहा है, मकबूलियत नहीं भी तो कबूलियत ज़रूर नज़र आ रही है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून जोड़ तोड़ की सियासत से ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड पर फोकस किए हुए है। 9 मई के बाद से PTI जो एक बैकफुट पर चली गई है, लोग छोड़कर जा रहे हैं। नून लीग इसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक मानने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, कल इसका जवाब साबिक गवर्नर सिंध और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मेरे शो में कुछ ऐसे दिया, ज़रा देखिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, जो बड़ा एक मुतालबा आया था अरसे दराज से आप लोगों का कि लेवल प्लेइंग फील्ड जब तक नहीं होगा इलेक्शंस नहीं हो सकते। नहीं, क्यों? मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड है, आज ये नहीं है। ही इज नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, तो फिर कैसे होगी लेवल प्लेइंग फील्ड? 2002 में नहीं थे अलाउ, 2008 में अलाउ नहीं थे, 2018 में जेल में बंद किया हुआ था। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगा जब नवाज शरीफ को लंदन बैठे बैठे सारे फैसले उनके हक में हो जाएं, वो अहल भी हो जाएं, सारी सजाएं भी माफ हो जाए, सब कुछ नीट एंड क्लीन क्लियर हो जाए, फिर होगी लेवल प्लेइंग। होना तो ऐसे चाहिए। नाजरीन, यानी मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जो ज्यादतियां नवाज शरीफ के साथ हुई इसका अजाला सजाएं ख़त्म करके किया जाए, लेकिन मसला ये है कि ख्वाहिश से ज़्यादा ये कानूनी मसला है। अब तो नई कानून साजी के बाद नवाज शरीफ को अपील का हक भी मिल गया है, तो क्या जल्द हमें एक आला अदालतों में कानूनी जंग भी देखने को मिलेगी? क्या इसके बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला होगा, या नवाज शरीफ को पहले खुद को अदालतों के सामने ही सरेंडर करना पड़ेगा? दूसरी तरफ बदस्तूर 2023 में इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद पर गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। कहीं से जब मैं चाहूँ तब इलेक्शन होंगी आवाज़ें आ रही हैं, तो कहीं से पहले मैशत को ठीक करें फिर इलेक्शन करवाएं के मुतालबे सामने आ रहे हैं। ऐसे में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का ये बयान बड़ा मानी खेज है कि अगर हुकूमत को एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी तो भरपूर हिमायत करूँगा। क्या वाकई हुकूमत अपनी मुद्दत में तौसी का सोच रही है और इसके लिए ग्राउंड्स क्या रखी जाएंगी?
अगर 12 अगस्त के बाद निगरान सेटअप आता है तो वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाएगा या पंजाब और केपीके की निगरान हुकूमतों की तरह खुद को भी पक्का करके लंबा करके लंबे अरसे के लिए ये भी बैठ जाएंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि अब तो पीडीएम जमातों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का भी पहले जैसा तो खतरा नहीं है, तो ऐसे वक्त में इलेक्शन से फरार की राहें क्यों तलाश की जा रही हैं? पीटीआई और जहांगीर तरीन की सियासी पार्टी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट न करने के ऐलान से मुत्तफिक है, या पीडीएम जमातों के लिए अभी भी पीटीआई के मुकाबले में अलग अलग इलेक्शन लड़ना मुश्किलात पैदा कर सकता है? इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का खासकर मुस्तकबिल क्या होगा? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि 2002 से 2008 तक काफ लीग का सफ़र, फिर 2008 से 2015 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सफ़र, 2017 से 2023 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़र, और अब नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। क्या इसके बाद हम देखेंगे कि डॉक्टर साहिबा आपकी सियासत में भी कोई इस्तेहकाम आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, सबसे पहले तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि मेरी जो ज़ात सुप्रीम है या मेरी काज सुप्रीम है। अगर तो मेरी ज़ात का इशू होता तो फिर तो मुझे काफ लीग में ही जैसे बाकी खवातीन रिजर्व सीट पे हैं वो बैठ के उसी तरह की नॉमिनेशन पे मैं एमएनए भी बनती और हर इलेक्शन के अंदर एक रिजर्व सीट की एमएनए के तौर पे वही पर्क्स प्रिविलेज एंजॉय करती। लेकिन यहाँ मसला मेरी जात का नहीं है ना, यहाँ मसला मेरी काज का है, और काज मेरी जो है वो वोट की सियासत से जुड़ी है। वो पाकिस्तान की बेहतरी, तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान को बदलने की जद्दोजहद के साथ वो इस तरह से नथी है कि एक प्रोफेशनल मेडिकल डॉक्टर होते हुए, एक वुमन एक्टिविस्ट होते हुए, एक सोशल वर्कर होते हुए, एक यूथ एक्टिविस्ट होते हुए, एक हेल्थ एक्सपर्ट होते हुए मैं ये समझती हूँ कि इस पाकिस्तान के निजाम को बदलना है। अब निजाम को बदलने के लिए टारगेट तो मेरा वही है, एक ही टारगेट है, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तान को गले सड़े निजाम से निजात दिलानी है, यहाँ रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी को यकीनी बनाना है, यहाँ मेरिट का बोलबाला और रिफॉर्म्स लानी है। वो रिफॉर्म्स जब हम कहते हैं तो वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी सोशल रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी लीगल रिफॉर्म्स हैं, वो आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। अब इस ख्वाब की ताबीर के लिए अगर मुझे रास्ते बदलने पड़े हैं और मंजिल मेरी वही है, कभी मैंने जीटी रोड का इंतखाब किया, कभी मैंने मोटरवे पे गई हूँ कि मैंने अपनी मंजिल पे जाना है, मुझे उन रिफॉर्म्स तक जाना है, मुझे उस पाकिस्तान तक पहुंचना है जो कायदे आज़म ने हमें अब कमिटमेंट की थी कि ये वो पाकिस्तान है जो एनलाइटेंड, मॉडरेट, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, तो उसकी मुतलाशियों में। उसके लिए मेरी जात जो है, अगर रोजगार के लिए सियासत हो तो आपको पता मैं यूएन छोड़ के सियासत में आई थी, मेरी लास्ट वहाँ यूएन में पोस्टिंग थी, डॉलर्स में सैलरी थी, तो मुझे तो कोई मसला नहीं था। डॉक्टर साहब आपकी नियत पे शक नहीं, किसी को किसी की नियत पे शक नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ही मोटिव लेके आपने तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी, नया पाकिस्तान बदलना है। सुन लेना, सुने रूल ऑफ लॉ, सियासत पाकिस्तान है। हाँ, मैं वही सवाल कर रही हूँ, आप पाकिस्तान को बदलने के लिए, पाकिस्तान के सिस्टम को बदलने के लिए, रूल ऑफ लॉ की यकीन दहानी के लिए कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इसी एजेंडे को लेकर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ज्वाइन की थी। अब मसला ये है कि जिस नई पार्टी में आप गई हैं ये उसी पार्टी के लोग हैं, 100 के करीब लोग एमएनए, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, ये तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा चुके हैं, और फिर अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, ओन चौधरी साहब, और उस दिन जो तहरीक इंसाफ के छोड़े हुए लोग जो उस दिन वहां पर आए, लोग तो वही हैं। फिर इन्हीं लोगों के साथ ये तब्दीली कैसे आएगी? यही लोग तो तहरीक इंसाफ में थे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शाजिया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लीडर होता है वो लीड करता है और उसके बाद उसका फॉलोअर आता है। नंबर 1, जब लीडर कमिटेड होता है और वो कोई चीज करने की ठान लेता है तो अल्टीमेटली उसका फॉलोअर उससे अपनी उम्मीदें जोड़ता है
उसकी स्ट्रेंथ बनता है और वो एक चेंज लाने का बायस बनता है। हुआ क्या कि ये सारे वो सहाने ख्वाब हैं जो हम सब ने खान साहब की क़यादत में देखे और हमने ये सोचा कि ये वो शख्स है जो पाकिस्तान का मसीहा बन के पाकिस्तान में जो इस वक्त मायूसी है उसको खत्म करके एक उम्मीद और रोशनी की किरण बनेगा। अब आपको ये देखना है कि पूरी दुनिया के अंदर जिनसे हमारा मुकाबला है, हमारे रीजन में हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो, वहाँ तो सियासत जो है वो पॉलिसी के गिर्द घूमती है, सियासत जो है वो उस पार्टी के मैनिफेस्टो के गिर्द घूमती है। तो आप मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान के अंदर क्या ऐसा बुत परस्ती का और शख्सियात परस्ती का एक बेरहम सा सिस्टम है जिसके अंदर आपके इंडिविजुअल्स के गिर्द सियासत घूमती है। हमने जो सबसे पहला स्टेप, आपने चूंकि तरीन साहब, अलीम और बाकी सारी टीम का जिक्र किया, हमारी सियासत का रुख जो है किसी शख्सियत के साथ नहीं जुड़ा होगा। हमारी सियासत का जो महवर और मरकज है वो उस पाकिस्तान के साथ जुड़ी वो रिफॉर्म्स एजेंडा और एक वे फॉरवर्ड और हकीकी वो पाकिस्तान जिसके लिए कायदे आजम ने और उनके साथियों ने कुर्बानियां दी थी। अब तो आपके कहने का मतलब है ये इन सब चीजों को अचीव ना कर पाना तो चेंज कैसे, या ये चीजें अगर आप अचीव ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए, सुन लेना, आप मेरी बात सुन लेना पहले जी, आप सुन ले, पहले मेरी बात सुने फिर मैं आपकी बात सुनूंगी। जी जी। देखिए, रिफॉर्म्स जो होती हैं वो टीम वर्क से आती हैं, रिफॉर्म्स जो होती हैं एक चेन ऑफ कमांड से आती हैं, रिफॉर्म्स एक हायरार्की से आती हैं, रिफॉर्म्स एक गुड गवर्नेंस के साथ जुड़ी होती हैं, रिफॉर्म सर्विस डिलीवरी का एक हिस्सा होती हैं। तो मुझे ये बता दें कि मैं कल ही काफी वाला जो फार्मूला है कि जमात के अंदर जब डिक्टेटरशिप होगी, जब आपका टीम वर्क नहीं होगा, आप सुने ना, सिर्फ आप सुनाने के आदी हूँ, तो मुझे ये बताएं कि वहाँ चेंज कैसे आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये सब छोड़ दें, सुन मेरा लेना, सफर आपने गिनवाया, मेरा आपने सफर गिनवाया ना, तो आप मुझे छोड़ दें। आप पूछे इमरान इस्माइल को कि तुमने तो 96 से ज्वाइन की थी पीटीआई, तुम क्यों छोड़ के गए हो? अली ज़ादी से पूछे, मैं इस पे भी बात करती हूँ, उससे पूछे, कियानी से, आमर कियानी से, मैं इस पे बात करती हूँ, मैं इस पे बात करती हूँ, मैं इस पे बात करती हूँ। ये लोग जो है पाकिस्तान को बदलने के लिए इमरान खान के साथ, तो पाकिस्तान को बदलने का नारा, हालात को बदलने के लिए तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को बदलने का नारा था, नया पाकिस्तान बनाने का नारा था, जो तहरीक इंसाफ की चेयरमैन ने लगाया था, सुन लेना, तो सुन ले, तो इसकी रुकावट सिर्फ एक ही शख्स था, एक ही शख्सियत थी, वो पार्टी चेयरमैन था। उस शख्सियत के साथ पीछे वो ताने बाने थे जो एक ऐसी तिलिस्माती शख्सियत जिनके हाथ में उनकी डोरियां थी। डॉक्टर साहिबा, क्या आज भी आप ये बात मानती हैं कि तहरीक इंसाफ का अगर आज भी वोट जिंदा है तो वो पार्टी चेयरमैन की वजह से ही है? भले आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना लें या 20 और पार्टियां ले आएँ, वो वोट टूटने वाला नहीं है, या 9 मई के बाद आप समझती हैं हालात बदल गए? देखिए, आज अगर पीटीआई 9 मई वाले जो वाकयात है, देखिए हमें सबको तकलीफ है, हमने इमरान खान के साथ अपनी उम्मीदें बांधी, हमने इमरान खान के साथ एक पाकिस्तान को बदलने की जद्दोजहद की, हमने हर मोर्चे पे खड़े होके मुखालफिन को थप्पड़ मारे, हमने उन्हें गाली गलौज किया, हमने जाती ना कि नहीं, उनकी काज की खातर जाती दुश्मनियां ली। तो हमें दुख नहीं है कि वो इमरान खान जिसे हम अपना मसीहा और एक इस मुल्क का सबसे बड़ा एक और चीज बताइएगा, मान रहे थे, वो इमरान खान 9 मई जैसे वाकयात करेगा, इमरान खान शोहदा की बेरहमती करेगा, तहरीक इंसाफ के जो लोग हमारे कौमी असासों की तबाही करेगा। तो मुझे तो ऐसी किसी पॉपुलैरिटी और किसी ऐसे जमात का सवाल जो आपको नजर आ रहा है, ठीक, मैं सियासत करती हूँ ना ग्रास रूट लेवल पे, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, सही, और जब इलेक्शन होगा तो इस पे हम बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपको नजर आएगा कि ठीक है, तहरीक इंसाफ के रहने वाले कुछ बड़े हमारे बहन भाई है ना, वो फौज के साथ खड़े होते हैं
या पाकिस्तान को तबाह करने वाले किसी टोले के साथ खड़े होते हैं, क्या आपको नजर आ जाएगा? डॉक्टर साहिबा, तहरीके इंसाफ को छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने वाले चंद बड़े नाम, उनमें से रात को एक बड़े नाम से मेरी बात हुई जो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के भी बड़े करीब रहे हैं। उनसे मैंने पूछा, सवाल किया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों का तो एक नज़रिया था, तो ये फ़ैसला क्यों किया, तो क्यों आप लोगों ने अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली? उनका जवाब था कि नहीं, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, मैं तो नहीं कर रहा पार्टी। तो मैंने कहा आप क्या करने गए थे फिर वहाँ पे? कहते बस ऐसे ही खाना खाने गया था वहाँ पे। तो और ज़राए के मुताबिक और भी बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े नाम, जो उस दिन परेशान बैठे थे, चीदा नाम, बड़ा कैमरों ने जूम इन करके बड़ा दिखाया। वो लोग अब चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी फेस सेविंग करके वापस किसी तरीके से उस पार्टी में चले जाएं और यहाँ से जो है ना हम निकलना चाहते हैं। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि ये लोग मजबूरी से लाए गए, बिठाए गए, किसी प्रेशर की वजह से है? क्योंकि उस दिन हमने देखा जिस परेशानी में 2-4 लोगों को हमने कैमरे में देखा, कोई हाथ आंखें छुपाए बैठा था, कोई सर पकड़ के बैठा था, कोई सर झुकाए बैठा था, तो इतनी परेशानी क्यों थी फिर उन लोगों को? सिर्फ मैं ये कहूंगी कि एक आपकी ज़मीर की अदालत होती है और उसके अंदर जो है वो एक आपका जो कॉन्शियस है वो आपका सबसे बड़ा आईना होता है और उसके अंदर सब चीजें नजर आ रही होती हैं जो आपने की होती हैं और वो सारी सवालात के जवाब वही दे सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर ना किसी को जबरदस्ती लाया गया, ना किसी को किसी प्रेशर के तहत शामिल कराया गया। मेरी मिसाल आपके सामने है, मेरे ऊपर तो ना कोई केस था, ना मैंने किसी गिराव जलाव का हिस्सा थी, ना मैं किसी जेल में बंद थी और ना मेरा किसी तरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल से कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि मैंने कोई कब्जे किए होंगे या कोई मैंने थाने और कचहरी की सियासत की होगी। तो मेरा एक सोशल वर्कर के तौर पे अपने हलके के अंदर एक सेपरेट फॉलोइंग भी है, सपोर्ट भी है और ओनरशिप भी है। सही। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी इस्तेहकाम पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है इंशाल्लाह वो कंटिन्यूड कंसिस्टेंट और एक ऐसे टीम वर्क के साथ आ रहा है जो पाकिस्तान को बदलेगी। तो अल्टीमेटली वो तमाम रिफॉर्म्स जो पीटीआई नहीं दे सकी और वो रिफॉर्म्स जो कि जिसकी वजह से लोगों ने उनको ज्वाइन किया था, उस उम्मीद का चिराग हमने सिरे से रोशन करने जा रहे हैं। ठीक है। और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पाकिस्तान के दुखों का दावा करेगी और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुख जो इस वक्त है वो पोलराइजेशन है। ठीक है। कौम को मुत्तहिद करना है, नफरत की सियासत को दफन करना है और कल्ला काफी नहीं, टीम वर्क से आगे चलना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिकावान साहिबा मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर कमर जमान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से आज मरीम नवाज कह रही थी कि जिस जहाज़ में ये पार्टी बनी उसी जहाज़ में वापस चली गई। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस नई पार्टी से कोई खतरा है इलेक्शंस में? देखिए, बात खतरे की है नहीं, लोगों की अपनी चॉइसेस होती है, ये फ्री विल ऑफ द पीपल है। अगर कोई जमात बनाना चाहता है तो बनाए। हाँ, एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर जमातें एक्सटर्नली बनाई जाएं, इंडिजिनसली ना बने, तो वो लंबा अरसा सर्वाइव नहीं करती, वो पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा नहीं बनती और इससे पॉलिटिक्स का फायदा नहीं होता। लोगों की उनके साथ एक लंबे अरसे के लिए अटैचमेंट नहीं बनती क्योंकि वो किसी असूल के तहत नहीं बनी होती। लिहाजा ये ख्याल करना चाहिए। बाकी ये बात तो दुरुस्त है ना कि पीटीआई की बहुत बड़ा हिस्सा वही था जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में बैठ के आया था और वो जहाज में बैठ के वापस चला गया। ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई इंडिजिनस जमात बन रही है तो उससे किसी को क्या खतरा, या खतरा हो या ना हो,
ये क्या माने रखेगा? बन रही है या बनाई जा रही है? मैं तो इस वक्त मुल्क में नहीं हूं, दोनों तरह के तासुर मौजूद हैं, लेकिन एक बात यह है कि जो लोग गए थे खान साहब के साथ, वो सीटें लेने ही गए थे। किसी असूल, किसी नजरिए, किसी तब्दीली की वजह से तो गए नहीं थे, वो किसी ख्वाब देख के तो नहीं गए थे। लिहाजा अब जब उन्हें समझ आया कि यहाँ से सीट नहीं मिलेगी तो उन्होंने अपने लिए नई लोकेशन तलाश कर ली है। वो बाकी जमातों के साथ भी रवाबत कर सकते हैं, लेकिन अब ये कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो नहीं कहा जा सकता। इलेक्टेबल्स के वोट की अहमियत होती है या पार्टी की, पार्टी के नज़रिए की, या आप ये आज समझते हैं कि जितने भी लोग छोड़कर गए हैं इनका अपना वोट तो था नहीं, वोट तो सारा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम का वोट था? नहीं, ऐसा नहीं था और ऐसा होता नहीं है। जमातों का वोट भी होता है और अनफॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स हमने सियासी जमातों को कमजोर करते करते अफराद को दौलत की बुनियाद पे, कबीले की बुनियाद पे, उनके अपने लोगों से ताल्लुक की बुनियाद पे, रियासती सपोर्ट की बुनियाद, हमने अफराद को बड़ा मजबूत कर दिया है। ये अमल जो सियासी प्रोसेस के लिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए ज़ाहिर कातिल है कि अफराद ताकतवर हों और जमातें कमजोर हों, कबीले और मसलक की सियासत ताकतवर हो और पॉलिटिकल प्रोसेस कमजोर हो, दौलत का बेपनाह इस्तेमाल हो और असूल पीछे रह जाए, ये बदकिस्मती है। लेकिन और इसीलिए हमारी जमहूरियत पनप नहीं रही। लेकिन ये हमारे मुल्क का एक मुरवजा इस वक्त कानून, इस वक्त प्रैक्टिस बनी हुई है। और इलेक्टेबल्स का अपना एक वोट बैंक होता है, किसी का थोड़ा है, किसी का ज्यादा है, उसका और हालात का और जमात का, ये तीनों वोट इकट्ठे होते हैं तो ही बात बनती है। और ये बात भी दुरुस्त है कि लोग हवा का रुख देख के भी, एक तबका है, एक खास परसेंटेज है लोगों की जो ये देख के कि हुकूमत किसकी आने का इम्कान है उसकी तरफ झुक जाते हैं। सही। जरदारी साहब ने जो चंद रोज पहले बात की कि इन लोगों में हिम्मत नहीं है कि 2 महीनों में इंतखाबात करवा सके, इलेक्शंस तब होंगे जब मैं चाहूंगा। समझ में नहीं आता यहाँ फैसले शख्सियात के मोहताज होते हैं या आइन और कानून के? देखिए, फैसले तो आइन और कानून के मोहताज होने चाहिए। अफराद उस पर इफेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। ये जो पिछला अदालत का फैसला आया पंजाब के इलेक्शन का, हमारी दानिश में एक तो वो अदालत का रवैया दुरुस्त नहीं था, दूसरा इमरान खान ने उसको एक ब्लैकमेलिंग के हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया था, असम्बलियां तोड़ के। हम उस वक्त भी, मेरी जमात और मेरी क़यादत ने कहा था कि हम अर्ली इलेक्शन के खिलाफ हैं, लेकिन हम डिलेड इलेक्शन के भी खिलाफ हैं। और जरदारी साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि जो कोई डिलेड इलेक्शन का सोच रहा है वो कोई अहमकाना सोच है, बचगाना सोच है। अब इसके बाद जो सूरत हाल खान साहब ने खड़ी की है 9 मई के बाद, वो खान साहब की अपनी पैदा करदा हालात है। अनफॉर्चुनेटली उससे ऑलरेडी इस पे शकूक के बादल थे और हम कह रहे थे कि कोई शक वाली बात नहीं, इलेक्शन होंगे और टाइम पे होंगे, लेकिन उससे कुछ शकूक के बादल जो हैं वो जरा उमड़ने शुरू हो गए। लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर जो आईनी तरीकाकार है उसी के अंदर रहते हुए इलेक्शन। तो इस वक्त इफेक्टिव कौन है, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब? आपने कहा ना कि आइन और कानून के मोहताज तो होते हैं, दोनों ही इफेक्टिव है। अच्छा, दोनों ही इफेक्टिव है। जरदारी साहब भी बहुत इफेक्टिव है, नवाज शरीफ साहब भी बहुत इफेक्टिव है, मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत इफेक्टिव है। और ये इकट्ठे हैं तो ज्यादा इफेक्टिव है, अलग अलग हैं तो उतने इफेक्टिव नहीं है। इलेक्शंस में भी इकट्ठे रहेंगे, सीट एडजस्टमेंट बड़ी जोरों शोर से होगी, क्योंकि आज जावेद लतीफ साहब ने तो कहा है कि हमारा तो हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। तो पीपल्स पार्टी का क्या इस पे ख्याल है? मुझे तो नहीं पता जी, मैं, वो अपनी जमात के बड़े लीडर हैं, वो शायद अपने फैसले सुना सकते हो। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब इलेक्शन आएगा हमारी क़यादतें बैठ के वो फैसला कर लेंगी कि अगर किसी जगह पे एडजस्टमेंट करनी है या अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं। अभी शायद इसका वक्त नहीं है। जावेद लतीफ साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, एक सियासी कारकुन है, लेकिन वो ये बात कह सकते हैं, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। कल आप ही की पार्टी के एक सीनियर रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब खोद लतीफ़ खोसा साहब ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि 11 अगस्त के बाद जो निगरान सेटअप आएगा वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगा।
क्या ऐसी कोई प्लानिंग तजवीज़ ज़ेर गौर है कि टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल होगा केयर टेकर सेटअप? नॉर्मली जो केयर टेकर सेटअप्स होते हैं वो टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल ही होते हैं, इसलिए कि केयर टेकर सेटअप के अंदर इलेक्शन जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और वो अभी भी जो लोग बैठे हैं उनको देख लीजिए तो वो टेक्नोक्रेट्स ही होते हैं। अगला भी जो आएगा मोस्ट लाइकली टेक्नोक्रेट सेटअप ही होगा। एक टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की जा रही है ऐसे ही विस्परिंग कैंपेन के तौर पे, जिसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। वो कैसे मुमकिन है? मेरी तो सब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए एक बड़े अरसे से एक डिबेट थी कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि सियासी जमातें अपने तौर पे जब सियासी हुकूमतें बनाती हैं तो ये लोगों के दबाव में, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के दबाव में होती हैं, और इकोनॉमी को और दीगर अशिया को और दीगर चीज़ों को ठीक करने के लिए जिन फैसलों की ज़रूरत है वो फैसले करने से कासर रहती हैं कि लोग नाराज हो जाएंगे, जमात नाराज हो जाएगी। इस सूरत हाल के लिए एक निस्बतन लंबे अरसे की, कोई 2 साल, कोई 3 साल की कोई केयर टेकर गवर्नमेंट लाई जाए, या एक आर्जी हुकूमत बनाई जाए और उसमें टेक्नोक्रेट्स डाले जाएं और वो पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फैसले करें। ये एक डिबेट जरूर है, लेकिन इसकी लॉजिक क्या है, ये कैसे मुमकिन है, प्रैक्टिकली मुझे ये नजर नहीं आता। लेकिन हो सकता है, मुझे नजर नहीं आता, मैं तो कह रहा हूँ। सही। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजदीक भी लेवल प्लेइंग फील्ड अहम है कायरा साहब? यकीनन। क्या आपके नजदीक अहम नहीं है? सर मैं सियासतदान नहीं हूँ। नहीं, देखो ना, ये तो बड़ा सिंपल खुलिया है ना। पाकिस्तान का हर शख्स चाहेगा कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप हो या मैं हो, सियासतदान हो या गैर सियासतदान हो, ये तो सबके एक मुतालबा है। मुस्लिम लीग नून के नजदीक तो एक डेफिनेशन है इस वक्त मौजूदा सिनेरियो में कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो किस चीज को मानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजदीक लेवल प्लेइंग फील्ड की मौजूदा सिनेरियो में क्या तारीफ है, क्या डेफिनेशन? लेवल प्लेइंग फील्ड वो जो कह रहे हैं उनका अपना एक तकाजा है। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, हम सारे कहते हैं गलत किया गया। जहांगीर तरीन खान को किया गया, हम सारे कहते हैं, और आज नहीं कह रहे, इससे पहले कह रहे हैं। और इसीलिए इसके कोई कानून साजी भी हुई ताकि अगर कोई गलती माजी में हुई है तो उसको दुरुस्त किया जाए, आइंदा भी किसी के साथ ज्यादती होती है तो वो अपनी अपील कर सके। और ये जो कानून का एक तकाजा है इंसाफ का कि जी किसी भी फैसले के खिलाफ अपील होने का हक होना चाहिए, उसकी कानून साजी भी कर दी गई है। तो मुस्लिम लीग के इस मुतालिबे में गलती तो नहीं है, गलती तो बिल्कुल नहीं है। वो ये दुरुस्त समझने में हकदार है कि मियां नवाज शरीफ को गलत हटाया गया था या गलत उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। ऐसे फैसलों को अदलिया को खुद देखने की जरूरत है। उसके ऊपर अगर अपील का रास्ता है वो हो जाए, रिव्यू का रास्ता है वो हो जाए। और उसके ये तो उनके लिए ना, आप लोगों के लिए क्या है? हमारे लिए तो यही है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड सबकी मुकम्मल तब होगी जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी नाअहली की तरफ जाएंगे। ये किसने कहा? ये कौन डिमांड कर रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का हक है? ये अगर मुस्लिम किसी लीग के नून के खिलाफ कोई अंदर ये केस सोच है, पाई जाती है। नहीं देखे ना, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक फैसला है, उस फैसले को अगर अंडू होना है, जहांगीर तरीन खान के खिलाफ फैसला है, अगर उसको तो अदालत ने करना है ना, एक अदालती प्रोसेस है। खान साहब के खिलाफ या किसी और बंदे के खिलाफ या उनकी जमात के खिलाफ कोई एक्शन अगर है तो वो अदालत ने करना है। अदालती प्रोसेस से अगर कुछ ऐसा मामला होता है तो और बात, वरना किसी की ख्वाहिश और किसी के मुतालबे से तो ये नहीं हो सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ये हो कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दो। क्यों कर दो? अगर उनके खिलाफ कोई केस है वो अदालत में जाए, और अदालत अगर उनको करती है तो और बात है, नहीं करती तो बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो यह है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। बिल्कुल, ये अदालतों का इख्तियार है। तो क्या आप नहीं समझते कि अगर नवाज शरीफ साहब भी इंसाफ चाहते हैं, बकौल आपके भी, अगर आप लोग भी ये समझते हैं कि ज्यादती हुई, तो इस ज्यादती का ज़ाला पाकिस्तान वापस आकर इन अदालतों को फेस कर ही मुमकिन हो सकता है, या वहाँ पर बैठे बैठे ही सब कुछ हो जाए, उनकी सजाएं भी ख़त्म हो जाए, नाअहली भी ख़त्म हो जाए? क्या ये पॉसिबल है या हो सकता है ऐसे? देखिए, मैं वकील नहीं हूँ, मुझे उसकी तफसील का नहीं पता। उसका जो भी प्रोसेस होगा वो वकालत वकील देख लेंगे। ये किसी भी सूरत में मुमकिन होगा, लेकिन वो विद इन लॉ ही होगा ना। लेकिन एक तो वो शेर है ना, पता नहीं वो हस्बे हाल है कि नहीं, कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता।
जबरदस्त, इसी शेर के साथ हाँ बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बहरा अरब से उठने वाला समंदरी तूफान बाइपर जो है शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी वजह से समंदरी हालात नॉर्मल नहीं रहे। समंदरी तूफान की रफ्तार गैर मामूली बताई जा रही है कि वो तेज़ी से पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के रेडार ये हमें बता रहे हैं कि समंदरी तूफान बाइपर जो है इस वक्त कराची के जुनूब में 760 किलोमीटर, ठट्ठा जुनूब से 740 किलोमीटर दूर है। समंदरी तूफान की शिद्दत देखते हुए पाकिस्तानी हुकाम हाई अलर्ट हैं और इंतजामिया ने पेशगी इकदाम भी करना शुरू कर दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान का यह सिस्टम शुमाल की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज से गर्द हवा की रफ्तार जो है 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई और समंदरी तूफान की लहरें 30 से 40 फुट ऊंची हैं, जो कि एक गैर मामूली सूरत हाल है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स में यह समंदरी तूफान 13 से 14 जून को केटी बंदर यानी जुनूब मशरकी सिंध और भारतीय गुजरात के साहिल के दरमियान से गुजरेगा, जिसकी वजह से आज और कल मुल्क के वस्ती और जनूबी अजला में आंधी और तेज हवाएं चलने का खदशा है। पैसिफिक डिजास्टर सेंटर के मुताबिक अगर तूफान की शिद्दत ऐसे ही बरकरार रहती है तो पाकिस्तान और भारत के तकरीबन 13,80,000 अफराद को खतरा हो सकता है। पेशी इकदाम से ही समंदरी तूफान के नुकसानात को कम किया जा सकता है। इस हवाले से आइंदा 24 से 36 घंटे बहुत अहम है। महकमा मौसमियात और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अलर्ट के बाद कराची की इंतजामिया शहरियों और माहीगीरों के लिए हिफाजती इकदाम करने शुरू कर दिए। दफा 144 लगाते हुए लोगों को समंदर से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की तरफ से दफा 144 को खातिर में नहीं लाया जाता। लोग बिला रोक टोक साहिली इलाकों का रुख कर रहे हैं, जो किसी भी मुमकिन हादसे का सबब बन सकता है। कमिश्नर कराची ने समंदरी तूफान के मुमकिन खतरे की वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब बिलबोर्ड, साइन बोर्ड समेत दीगर जो इश्तिहारी मवाद और कमजोर दरख्तों को फौरी हटाने का हुक्म दिया है, ताकि शहरियों की जो हिफाजत है इसको यकीनी बनाया जा सके। जोमर्ट के मुताबिक समंदरी तूफान बार बार अपना रुख बदल रहा है। कभी इसका रुख भारतीय साहिली पट्टी तो कभी सिंध की साहिली पट्टी की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान के मुमकिन असरात के बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके मुताबिक सिंध में 13 जून से 17 जून तक तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो इस सारे मामले को देख भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब आपका। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से और हमारी तरफ से क्या पेशगी इंतजामात हैं कि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। देखें जी, ये एक कुदरती ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इसका असर ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पर पड़ता है। तो जैसे ये पाकिस्तान और खुसूसन सिंध पे जब इसके असरात की बात हुई तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फौरी तौर पर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रोएक्टिव मेजर्स लिए, तमाम डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट किया। जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके तमाम लोगों को कहा गया, मुलाजमीन को, कि आप डिस्ट्रिक्ट किसी भी सूरत में छुट्टी का दिन था आज संडे, उसको भी छुट्टी नहीं है। हॉस्पिटल सबको रेड अलर्ट रखा गया है। इरीगेशन के अमले को इरीगेशन के अमले को कहा कि आप अपने बंदों पे अपनी ड्यूटीज़ दें। जो आपके PDMA का महकमा है उनको कहा कि आप भी इमरजेंसी में अपनी सारी चीज़ें, कि अगर लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो उसमें हमारे क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या उसमें इक़दाम होने चाहिए। जो भी हमारी सरकारी इमारतें हैं उनमें अगर लोगों को शिफ्ट करना है। इसी तरीके से वर्क्स एंड सर्विसेज के अमले को कहा कि आप मशीनरीज लेकर आए। तो इसलिए जितने भी गवर्नमेंट के महकमे हैं सबको अलर्ट किया गया। अभी तक जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि कराची को इतना से वो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह वो टल चुका है, लेकिन अभी भी सिंध के जो कोस्टल बेल्ट है जिसमें ये बदीन को भी हिट कर सकता है, ठट्टा सुजावल को और थरपारकर को, तो वहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं कि तो आसपास के जो घर हैं, इलाके हैं, मकानात हैं, वहाँ लोग खाली कर रहे हैं, अपनी जगह छोड़ने के लिए राजी हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अपना घर ठिकाना छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक बहुत ही एक रियलिटी है और तलख रियलिटी है कि लोग अपना घर किसी भी सूरत में खाली नहीं करते, नहीं। लेकिन ये कि गवर्नमेंट फिर और भी हालात को देख रही होती है डे टू डे। जब घंटे घंटे जिस तरह हमें सूरत हाल चेंज हो रही है और हमें अपडेट आती तो हमें फिर कहीं पे गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। जिस तरह आपने कहा कि हमने माहीगीरों को मना किया कि आप लोग जो है वो समंदर के करीब ना जाएं, सारी जो भी उनकी कश्तियाँ वगैरह सबको हमने
वो वापस सब जगह पे खड़े करवा दिया, और उसके अलावा पहले भी रेड अलर्ट शो किया, लेकिन लोग तफरीह के लिए जो आते हैं उनको लेकिन लोग सुनते कम हैं। अब ज़रा पुलिस को बोला गया है कि जो इस सिचुएशन में भी लोग नहीं सुन रहे हैं। ये आपको पता है कि जी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब ये अगर सिचुएशन हमसे बता देते हैं कि तूफान कोई आने वाला है तो समंदर में रश ज्यादा बढ़ जाती है, लोग तफरीह से आते देखना चाहते हैं जी कितनी बड़ी लहरें जा रही हैं, किस हद तक जा रही है, तो मतलब उनको मना भी किया जा रहा है। खैर लेकिन उसमें पुलिस मौजूद है, पुलिस को बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने पाक फौज के भी जो है कोर हेडक्वार्टर से भी बात की, रेंजर्स हेडक्वार्टर से बात की कि अगर कहीं पे हमें इवैक्यूएशन के लिए अगर उनकी जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली उन्होंने भी पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने बड़े बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा कि जी जहाँ पे हमारी जरूरत होगी तो हम सिविल इंतजामिया के साथ रहेंगे काम करने के लिए। पीटीए में जो है उसको प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सबको रेड अलर्ट पर रखा गया, लेकिन उसका गवर्नमेंट जो है वो पूरी फुली विजिलेंट है। कल चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो साहिली पट्टी का दौरा भी करेंगे, मुख्तलिफ जिला का दौरा भी करेंगे और वहाँ सूरत हाल को जाके देखेंगे। तो गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जो है वो ऑन ग्राउंड है और सारी चीजों के लिए तैयारियां मौजूद हैं। लोगों से घर खाली करवाने के लिए या लोगों को उस जगह से हटाने के लिए जाहिर है जरूरी होता है कि आप ऑल्टरनेट लोगों के रहने का बंदोबस्त करें, तो क्या वो अरेंजमेंट्स आप लोगों ने पहले कर दी हैं ताकि आपके पास लोगों को कुछ बताने के लिए हो कि अगर आप लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो आप लोग खुले आसमान के तले नहीं बैठेंगे, आपके रहने का बंदोबस्त हो गया है, तो ऐसे अरेंजमेंट्स कर लिए आप लोगों ने? बिल्कुल जी हैं, क्योंकि हमने तो अब तो अनफॉर्चुनेटली एक आदत पड़ गई, सैलाब की भी सूरत हाल थी जब लाखों लोग बेघर हुए थे तो उनको सरकारी इमारत में, सरकारी स्कूल्स में और सरकारी बिल्डिंग्स में उनको रखा गया था, कॉलेजेस में और जगहों पे। तो अभी भी वो अरेंजमेंट सारी तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया कि जी वो सारी अरेंजमेंट्स वो रेडी रखें, खुदा ना खास्ता अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट जो है किसी को भी इन लोगों को बेयारोब मददगार नहीं छोड़ेगी, गवर्नमेंट खुद वहाँ पे मौजूद होगी। खाने पीने का भी सामान, हर तरह की फैसिलिटी आप लोगों को देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी लोगों को। अच्छा, और इन खतरात के पेश नज़र जो कहा जा रहा है जो 13 जून की शाम तेज़ हवाओं के साथ जो जगह मुतासिर हो सकती हैं वहाँ पर कच्चे मकानात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है, तो वहाँ से तो लोगों को अब तक निकाल लिया होगा आप लोगों ने? नहीं देखिए, मैंने आपको कहा कि लोग नहीं निकलते, लोग जब तक अब वो कहते हैं कि अपने करीब से देख नहीं रहे होते कि जब कहाँ तक चीजें पहुंच रही हैं फिर लोग फैसला करते हैं। अगर तेज हवाएं चलेंगी डेफिनेटली, जैसे कराची में हमने जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह थे वो सारे हटवा दिए, तो इस तरह जब लोगों को पता चलेगा कि जी लोग भी सूरत हाल देख रहे होते हैं, रेडियो भी सुन रहे होते हैं, मौसम की सूरत हाल उनको पता चल रही होती है, डेफिनेटली उनकी कोशिश लोगों की ये होती है कि हम लास्ट मोमेंट तक हम इंतजार करेंगे कि हमें ये नकल मकानी ना करनी पड़े। लेकिन मतलब वो एक चंद बेल्ट में वहाँ पे इंतजाम मौजूद है, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार जो हैं उनको भी कहा गया कि जो समुद्री पट्टी है, जो साहिली इलाका कहते हैं, उसमें फुल डिप्लॉयमेंट है, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं, अगर लोगों को अचानक वहाँ से निकालना पड़े खुदा ना खासा तो उसके लिए तैयारी मुकम्मल हो। शर्जील साहब, इदारे आपको बता क्या रहे हैं कितने % चांसेस है कि जो तूफान है, समुद्री तूफान, ये हिट करेगा सिंध के इलाकों को? कितने % चांसेस हैं? अब मैं आपको बताऊँ, कराची पे पहले खतरा था, कराची के लिए तो इस वक्त जो इत्तला आ रही है कि वहाँ पे अब इंशाल्लाह वहाँ खतरा नहीं है। अच्छा, इस तरह ऐसे ठट्टा सुजावल तक भी अभी तक तो हल्की फुल्की कुछ उसमें आ रही हैं खबरें, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना तो ये वेदर की जैसे अपडेट्स आती रहती हैं, हवाओं की रफ्तार का भी पता चलता है, तो फिर ये चीजें जो है थोड़ी इम्प्रूवमेंट आती रहती है। तो अभी हम लोग मतलब फाइनल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर हाफ एन आवर में हम लोग जो है हमारी पूरी टीम्स गवर्नमेंट की वो राब्ते में लेकिन नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स बताया जा रहा है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यस, टिल 15th of June टाइम जो क्रूशियल है, लेकिन हमने माहीगिरों को कहा कि 20 जून तक आप प्लीज अब जो है अपनी एक्टिविटीज को महदूद कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।